हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, अपने पिछले एक वीडियो में मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि भारत में एडवोकेट एक्ट्स के और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद क्या एक एडवोकेट रेगुलर एलएलएम कोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और एंड स्क्रीन पे भी मैंने लिंक लगा दिया है। आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडवोकेट एक्ट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के इस प्रतिबंध के बावजूद कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट परमानेंट जॉब नहीं कर सकता है और उस जॉब के बदले सैलरी जो है वह विड्रॉ नहीं कर सकता है, तो क्या इस परिस्थिति में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लॉ से संबंधित टीचिंग कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। यानी कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वह किसी यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज या कोचिंग में पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, और वह क्या अन्य लॉ से संबंधित कार्य हैं जिनको एक एडवोकेट को करने की छूट है थ्रू एडवोकेट एक्ट्स एंड थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 49 यह कहता है कि कोई भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वह कोई जॉब नहीं कर सकता है और उस जॉब के बदले सैलरी भी विड्रॉ नहीं कर सकता है। अगर उस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को जॉब करना है तो इससे पहले उसे अपना लाइसेंस जो है वह स्टेट बार काउंसिल को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वह उस जॉब को कर सकेगा। फ्यूचर में अगर वह जॉब छोड़ देता है तो जो रिक्वायर्ड फीस है उसे जमा करके वह अपना लाइसेंस जो है वह स्टेट बार काउंसिल से वापस ले सकता है और फिर प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो सवाल यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के इस प्रतिबंध के बावजूद क्या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लॉ से संबंधित टीचिंग का कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जानने वाली बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स यह कहता है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के टीचिंग से संबंधित जो भी नियम और कानून होंगे वह एडवोकेट राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979 से गाइड होगा। जी हाँ, हमारे देश में एक रूल है दैट इज कॉल्ड एडवोकेट राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979 एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल भारत में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वह लॉ से संबंधित टीचिंग कार्य कर सकता है और किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में लॉ से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ा भी सकता है। लेकिन लॉ से संबंधित यह टीचिंग कार्य सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ही कर सकता है, फुल टाइम जॉब के रूप में नहीं कर सकता है। यानी कि एक एडवोकेट को किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेजेस में लॉ से संबंधित सब्जेक्ट तो पढ़ाने की छूट है, लेकिन एज अ गेस्ट फैकल्टी लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की छूट है। अगर एक एडवोकेट को फुल टाइम किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में एज अ लेक्चरर और प्रोफेसर पढ़ाना है तो इस परिस्थिति में फिर उसे अपने लाइसेंस को स्टेट बार काउंसिल को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वह फुल टाइम टीचिंग जॉब कर सकता है। लेकिन एडवोकेट राइट टू टेक अप टीचिंग लॉ रूल्स 1979 के अनुसार अगर एक एडवोकेट चाहे तो इस टीचिंग के कार्य को वह पार्ट टाइम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एज अ गेस्ट फैकल्टी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज में पढ़ाता है तो उसका रोस्टर जो है वह प्रतिदिन 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि इस रूल के मुताबिक एक एडवोकेट को जो पार्ट टाइम जॉब के रूप में लॉ से संबंधित टीचिंग की छूट मिली हुई है उसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन सिर्फ 3 घंटे ही दे सकता है। लॉ कॉलेज या एडवोकेट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर एज अ गेस्ट फैकल्टी वह पढ़ा रहा है तो उसका प्रतिदिन का जो रोस्टर है वह 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल न सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को पार्ट टाइम लॉ टीचिंग करने की छूट है बल्कि इसके बदले वह सैलरी भी विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि एक एडवोकेट को लॉ से संबंधित अन्य किन कार्यों को करने की छूट है। तो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वह किसी भी लीगल टेक्स्ट बुक की एडिटिंग कर सकता है। या तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लीगल बुक्स जो होते हैं वह एडवोकेट्स के द्वारा एडिट किए हुए होते हैं।
इसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वह किसी भी जर्नल के पैनल में भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक एडवोकेट को यह भी छूट मिली हुई है कि वह किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर वेबसाइट के लिए लीगल आर्टिकल लिख सकता है या कोई लीगल न्यूज़ पब्लिश भी करवा सकता है, और इन सारे कार्यों के बदले वह चार्ज भी कर सकता है। बस ध्यान में रखने वाली बात यही है कि यह जो सारे कार्य होने चाहिए वह पार्ट टाइम ही होने चाहिए, फुल टाइम जॉब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को यह भी छूट मिली हुई है कि वह किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज के एग्जामिनेशन पेपर को सेट कर सकता है और आंसर पेपर को एग्जामिन भी कर सकता है, और इसके बदले में वह यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज से चार्ज भी कर सकता है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 51 एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को यह भी छूट देता है कि वह किसी भी ऐसे संस्था में पढ़ा सकता है जहां पर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हो और स्टूडेंट्स को लीगल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती हो। यानी कि आप किसी भी लॉ से संबंधित कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, जैसे कि वो कोचिंग जहां पे जुडिशियरी की तैयारी कराई जाती है या फिर CS पढ़ाया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा कोचिंग या संस्था जहां पर लॉ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, वहां पर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वह लॉ से संबंधित टीचिंग का कार्य कर सकता है। बस बात फिर वही है कि यह जो टीचिंग का कार्य होना चाहिए वह पार्ट टाइम होना चाहिए, फुल टाइम नहीं होना चाहिए, और इस पार्ट टाइम के बदले वह उन कोचिंग या संस्थानों से चार्ज भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एडवोकेट एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के जॉब संबंधी प्रतिबंध के बावजूद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को बहुत सारे कार्य करने की छूट है रिलेटेड टू लॉ वर्क, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही है कि वह सारे कार्य जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के द्वारा परमिशन दिया गया है, वह सारे कार्य जो हैं वह एक पार्ट टाइम जॉब ही होना चाहिए, फुल टाइम जॉब नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।